नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी का उत्कर्ष के टीचिंग एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और मैं आपका हिंदी शिक्षक सुनील खोखरिया। और कैसे आप सभी? चारों तरफ पटाखों की धूम है और इस धूम के बीच में, जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया कि पढ़ाई की धूम कभी बंद नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई की गूंज जो है वो बंद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से बड़ी कोई रोशनी नहीं और सफलता से बड़ा कोई धमाका नहीं होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज अपन संज्ञा प्रकरण को आगे बढ़ाने वाले हैं। आशा अपेक्षा स्वस्थ मस्त और आनंदित होंगे, क्योंकि समय जो ऐसा है, मौसम जो ऐसा है, चारों तरफ खुशियों की बौछारें छाई हुई है और घर पे बढ़िया से आनंद ले रहे होंगे। और इसी आनंद में चार चांद लगाने के लिए उत्कर्ष आपके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जब जब मुश्किलें आएगी, जब जब सफलता के रास्ते में बाधाएं आएगी, तब आप एक आवाज देना, उत्कर्ष आपको एक आवाज देगा कि मैं तेरे साथ हूं। तो प्यारे साथियों, आज अपन इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और जिसमें मैं बात करूंगा संज्ञा के साथ में। संज्ञा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था व्यक्तिवाचक, संज्ञा हमने पिछली क्लास में पढ़ा था जातिवाचक। व्यक्तिवाचक एक ऐसा शब्द जब किसी का उल्लेख करते हो, जब किसी शब्द का उल्लेख करते हो तो आपके मस्तिष्क में एक आवाज आती है, जब एक तस्वीर उभर के आती है, और उसी को किस नाम से जाना जाता है? व्यक्ति के नाम से। जाति एक ऐसा शब्द जो अपने आप में हमेशा एक से अधिक का बोध करवाता हो। ठीक है, जैसे मैंने लड़का बोला, मनुष्य बोला, ऐसे शब्दों का उल्लेख किया तो कौन सा होता है? जातिवाचक होता है। ठीक है, आज मित्रों व्यक्ति जाति तो समाप्त हो गई, उसके बाद में उसके बाद में मैंने आपको पढ़ाया द्रव्यवाचक, और उसके बाद में पढ़ाया मैंने आपको समुदायवाचक। समुदायवाचक पे मैंने आपको बताया कि समूह सूचक शब्द कक्षा है, टोली है, दल है, सभा है, कुंज है, पुंज है, परिवार है, समुदाय है, आपके लोग है, भीड़ है, ये। और द्रव्य के अंदर तरल है, धातुएं हैं, ये सब कुछ पढ़ाया था आपको। क्या सही कह रहा हूं ना? ठीक है, हाँ, खुशी का माहौल है तो हंसना जरूरी भी है। ठीक है, चलो आज अपन पढ़ेंगे जाति और व्यक्ति के बीच के बहुत महत्वपूर्ण तथ्य, और इन तथ्यों को मैं नाम देता हूं विशेष, क्योंकि आज दिन है विशेष, तो क्यों ना पढ़ा जाए कुछ विशेष। चलो भाई, अब आज जो मैं आपको सिखाने वाला हूं प्यारे विद्यार्थियों, वो बड़ी गहराई से सुनना, बात को अच्छे से लेके सुनना बात को। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जातिवाचक के रूप में कब काम करती है, और जातिवाचक संज्ञाएं व्यक्तिवाचक किस स्थिति में बन जाती है, उसको लेके बात करने वाला हूं। तो तैयार हो तुम लोग? थम्स अप के साथ में बढ़िएगा। नंबर 1 कथन, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर? यदि कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द एक तुलना के रूप में प्रस्तुत होता है। बिल्कुल बेटा, सभी को शुभ संध्या, नमस्कार, और सभी को दीपावली की खूब शुभकामना और खूब खूब आशीर्वाद आपको। अब सुनिएगा बात को। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो क्या बन जाती है? जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रस्तुत की जाए, कैसे? देखिएगा। नरेंद्र मोदी, उदाहरणों को केवल उदाहरण की दृष्टि से सुनना मित्रों, राजनीति से ना जोड़ें। वर्तमान भारत के स्वामी विवेकानंद है।
क्या लिखा मैंने? स्वामी विवेकानंद है। अन्ना हजारे आधुनिक युग के महात्मा गांधी है। सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क है। आप तो हरीशचंद्र हो, वह तो विभीषण है। मित्रों, बहुत अच्छे से लेके समझना। मैंने क्या कहा आपको कि भाई लोग, अगर कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में काम आती है, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी, बिस्मार्क, हरीशचंद्र और विभीषण। अब यहां पर देखिएगा, हम बात किसकी कर रहे हैं? क्या विभीषण की बात हो रही है? क्या महात्मा गांधी की बात हो रही है? क्या विवेकानंद की बात हो रही है? नहीं हो रही है ना, बिल्कुल नहीं हो रही है। बात किसकी हो रही है? नरेंद्र मोदी की। तो विवेकानंद शब्द जो है वो किस निहितार्थ यहां आया, उसका निहितार्थ क्या है? नरेंद्र मोदी की तुलना विवेकानंद से की गई है। इसका मतलब स्वामी विवेकानंद की बात नहीं हो रही है, विवेकानंद के गुणों की बात हो रही है। और गुण मन होता लक्षण, लक्षण बोले तो लक्षण, अरे लक्षण जाति सूचक होते हैं, हमेशा एक से ज्यादा है, इसलिए विवेकानंद में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है। बोलो कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है, ध्यान रखना है। महात्मा गांधी में संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक है। कौन सी है? जातिवाचक है। बिस्मार्क में कौन सी है? जातिवाचक है। हरीशचंद्र में कौन सी है? जातिवाचक है। अभी एक बार सुन लो, फिर एक एक को वापस समझाता हूं। और विभीषण में कौन सी है? जातिवाचक है। अब आप कह रहे हो कि सर नरेंद्र मोदी में कौन सी संज्ञा? व्यक्ति, अन्ना हजारे व्यक्ति, सरदार पटेल व्यक्ति, और आप और वह तो सर्वनाम हो गया। भाई हम लोग यार नरेंद्र मोदी के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी तुलना किससे की गई? विवेकानंद से। विवेकानंद की बात ही नहीं हो रही है, बात महात्मा गांधी की नहीं, बात बिस्मार्क की नहीं, बात हरिश्चंद्र की नहीं, बात विभीषण की नहीं। हमने इनके गुणों से कंपेयर किया, इनको हमने इनके गुणों से कंपेयर किया, मतलब तुलना की है, इसलिए कौन सी संज्ञा है? जाति सूचक शब्द है, ये ध्यान रखिएगा। तो कथन में भी यही लिखा था आपने कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। इज दैट क्लियर? हो गया परफेक्ट तरीके से? बढ़ू आगे, चलो। सबसे पहली बात ये, आपको समय दूंगा स्क्रीनशॉट के लिए, आप चिंता ना करें, ठीक है? दूसरी बात सुनिएगा। दूसरा कथन, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो
जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। भाई सीधी सी बात है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? एक वचन। क्या होती है? एक वचन। और अगर बहुवचन बना दूं तो संभव ही नहीं है व्यक्तिवाचक हो। भाई सीधी सी बात है, संभव ही नहीं होता है कि वो क्या हो, व्यक्तिवाचक हो। ये लेके आपको याद रखना है, ठीक है। तो यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होती है तो क्या बन जाती है? जातिवाचक बन जाती है। देखिएगा, जैसे जयचंदों ने देश को गर्त में धकेल दिया। हमारी कक्षा में हरिश्चंद्रों का दबदबा है। विभीषणों ने हमेशा नुकसान दिया है। आजकल कुंभकर्णों का जमावड़ा है। अब देखो बच्चों, यहां पर बात करता हूं, बड़े गौर से सुनना। सबसे पहले क्या लिखा? जयचंदों। उसके बाद क्या लिखा? हरिश्चंद्रों। उसके बाद क्या लिखा? विभीषणों। उसके बाद क्या लिखा? कुंभकर्णों। अब यहां अगर तुम ध्यान दोगे थोड़ा, तो जयचंदों ने देश को गर्त में धकेल दिया। जयचंद कौन? जयचंद गैडवाल, जिसने देशद्रोह का काम किया था। तो जयचंद जैसे देशद्रोही व्यक्ति जो है उनके लिए आया, देशद्रोहियों के लिए आया है, एक से अधिक के अर्थ में आया है। तो यह हमेशा याद रखना, कौन सी संज्ञा में गिना जाएगा? जातिवाचक में। कौन सी में? जातिवाचक में। ये हरिश्चंद्रों का दबदबा, हरिश्चंद्र में सत्यवादी लोगों का दबदबा है, तो ये भी किस में गिना जाएगा? जातिवाचक में, ठीक है। विभीषण भी देशद्रोही था, गरका भेदी लंका ढाए, तो ये भी देशद्रोही के अर्थ में आता है, तो इसको भी क्या मानेंगे? जातिवाचक। और फिर है कुंभकर्ण, नींद के शौकीन व्यक्ति, तो जातिवाचक। आजकल चारों तरफ भरे पड़े हैं, और ये मौसम ही थोड़ा ऐसा है कि कुंभकर्ण मौसम कह सकते हैं इसको। नींद आती नहीं है, नींद पूरे दिन गुनगुनाती है आपके कान के पास ना करके, सुबह शाम रात दिन दोपहर, आ लग जा गले से फिर हंसी रात हो ना हो, आजा आजा। और आप भी जो है गले लगा ही लेते हो नींद को चलते चलते। तो ये लेके ध्यान रखना है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा मित्रों बहुवचन के रूप में आ जाए तो जातिवाचक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा कथन आपने पढ़ा, पहला कथन आपने ये देखा था कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो कहीं तुलना के रूप में प्रस्तुत होती है तो जातिवाचक बन जाती है, ये ध्यान रखिएगा।
ठीक है, तुलना का मतलब और भी है, जैसे मैं कुछ और वाक्य भी आपको बना के बताता हूं कि देखो किस प्रकार ये भी जाति बनती है। ठीक है, आप लेके हर बात समझिएगा प्यारे विद्यार्थियों, कोशिश कीजिएगा जितना ज्ञान लपेट सको लपेट लो। मैं मैटर में कोई कमी नहीं रखूंगा, और अगर कोई गुंजाइश हो, सुझाव हो क्लास को लेके, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि गुरुजी ऐसा करो तो और बेहतर होगा, तो आपके लिए और बेहतर करने का प्रयास करूंगा, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिएगा मैं कुछ और जाति सूचक शब्द बना के बताता हूं। जैसे मैंने लिखा कि आज देश के कोने कोने में सचिन है। वर्तमान भारत के गली गली में भगत सिंह है। अगर ऐसे में आपसे पूछे कि एक तो भगत सिंह शब्द में और एक सचिन शब्द में संज्ञा कौन सी है, तो मित्रों यहां पर भी बात सामान्य सी है, जातिवाचक होगी, क्योंकि हम सचिन की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम सचिन के समान क्रिकेट का ज्ञान रखने वाला या क्रिकेट के प्रति अपनी रुचि रखने वाले क्रिकेटर की बात कर रहे हैं, तो ये जातिवाचक है। और भगत सिंह का मतलब है जो देश से प्रेम करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता, भगत सिंह कहलाता, तो उसके गुणों की बात हो रही है, तो ये भी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक है। कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक। तो ये वैसे तो तुलनात्मक रूप में ही कहा गया, लेकिन ये भी उदाहरण के रूप में भी व्यक्तिवाचक हो तो भी जाति बन जाती है, ये लेके ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना है। ये तुलना है, वैसे तो मैंने लिखाया पीछे, लेकिन फिर भी लेके याद रखना, तुलना या उदाहरण के रूप में कहीं पर काम में लेते हो तो भी व्यक्ति क्या बन जाती है, जाति बन जाती है। तो तीन महत्वपूर्ण बातें आपने पढ़ी है कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में आए तो जातिवाचक है, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में आए तो जातिवाचक है, और यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा कहीं भी तुलनात्मक रूप में आए तो जातिवाचक है। यह ध्यान रखना है। फटाक से लेके स्क्रीनशॉट लो इसका। इसका भी ले लो फटाफट। चलो बढ़े आगे। इज दैट क्लियर? ओके। तीसरी बात सुनिएगा। यदि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ प्रयुक्त हो, अभी समझाऊंगा क्या होता रूढ़, रूढ़ प्रयुक्त हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर बात? यदि कोई जाति सूचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ प्रयुक्त, रूढ़ का मतलब होता है निश्चित, शब्द जाति सूचक है लेकिन एक व्यक्ति विशेष के लिए निश्चित प्रयुक्त हो जाए,
ये ध्यान रखना है। क्या हो जाए, निश्चित प्रयोग में आ जाए तो ध्यान रखिएगा वो क्या कहलाता है, जाति सूचक से व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब आप कहोगे गुरुजी कैसे, समझाइएगा। तो मैं कुछ ऐसे नाम लिखता हूं जिनको तुम भली भांति जानते हो ताकि तुम्हें अच्छे से लेके समझ में आएगा। जैसे मोदी, कोहली, यादव, पटेल, नेहरू, नेताजी। ये जाति सूचक है सारे। मोदी कोई हो सकता है, अगर इन्हें स्वतंत्र पूछ लेना कभी गलती से भी कि भाई मोदी शब्द में संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक है। कोहली जातिवाचक है, तेंदुलकर जातिवाचक है, नेहरू जातिवाचक है, पटेल जातिवाचक है, नेताजी जातिवाचक, कोई भी हो सकता है। लेकिन अगर कोई ऐसा कथन दे जिससे तुम्हें पता चल जाए कि ये मोदी, समस्त मोदी समुदाय की बात नहीं करके किसी एक मोदी की बात की जा रही है, पटेल एक पूरे समुदाय को लेकर नहीं, एक पटेल व्यक्ति की बात की जा रही है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। कैसे, देखिएगा। मोदी ने लाल किले की प्राचीर से ध्वज फहराया। अब ये मोदी एक है, क्या है, एक है, इसका मतलब ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कोहली ने दोहरा शतक लगाया या बनाया, तो यहां पर कोहली एक है, ये व्यक्तिवाचक है। यादव ने या यादव बहुत अच्छा खिलाड़ी है, ये कोई भी यादव हो सकता है, ध्यान रखिएगा, लेकिन हम अच्छा खिलाड़ी यादव को बता रहे हैं, इसका मतलब ये एक व्यक्ति है कोई, ध्यान रखिएगा। पटेल ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो ये एक पटेल फिक्स हो गए। नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने। नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया। अब ये जो संज्ञाएं आई है मित्रों, ध्यान देना थोड़ा सा। हाँ, अब देखो, ये जो संज्ञा शब्द जितने भी आपने काम में लिए हैं, चाहे वो कोहली हो, चाहे यादव हो, चाहे पटेल हो, चाहे नेहरू हो, चाहे नेताजी हो, ये सारे के सारे शब्द ध्यान रखिएगा कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है। बोलो कौन सी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्लियर बात कि यदि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो गया, अब मोदी शब्द था तो जातिवाचक,
कोहली शब्द था तो जातिवाचक, यादव जाति था, पटेल जाति था, नेहरू, लेकिन मोदी से पता चला नरेंद्र मोदी की बात होगी, विराट कोहली की बात होगी, यादव कोई भी व्यक्ति हो सकता है, पटेल की बात होगी, नेहरू की बात होगी, नेताजी की बात होगी। तो ये व्यक्ति सूचक होते हुए भी, सॉरी, जाति सूचक होते हुए भी व्यक्तिवाचक में चला गया, ये ध्यान रखना है। आगे बात समझ में बढ़िया से, ठीक है। फिर आपको 30 सेकंड का समय दे रहा हूं, इसको लेके ले लो। बढ़े आगे। ठीक है, अब सुनो कुछ और बातें। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्यवाचक होती हैं। कथन नहीं समझ में आएगा, ये ध्यान रखना है, जब तक समझाऊंगा नहीं। इसको लेके दुखी मत होना। ज्यादातर बच्चे पहली बार ही सुन रहे होंगे कथन कि ये क्या लिखा दिया। जातिवाचक संज्ञाएं नित्यवाचक होती हैं। आगे बात समझ में, केवल सुनो कथन, रियल बना देंगे मैंने क्या कहा था। व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत रूप में होती है। जातिवाचक संज्ञाएं अंत रूप में होती है। ईमानदारी से कमेंट करके बताना कितने विद्यार्थी इस चीज को अच्छे से लेके पहली बार समझ रहे हैं। अगर विद्यार्थियों कभी तुम व्यक्ति और जाति के कॉन्सेप्ट में फंस जाओ, व्यक्ति और जाति के कॉन्सेप्ट में फंस जाओ कि व्यक्ति कौन सी है, जाति कौन सी है, तो ये ब्रह्मास्त्र काम में ले लेना नित्य और अनित्य का। अनित्यवाचक का अर्थ क्या होता है मित्रों, वो सुनो पहले, फिर इसका उदाहरण दूंगा, तब और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अनित्य का मतलब है जो हमेशा नहीं है, और हमेशा नहीं है का मतलब है कभी ना कभी वो खत्म होगा। जैसे मान लो एक नाम देता हूं आपको, और वो नाम है सोहन। क्या है? सोहन है। सोहन व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन सोहन क्या है? एक आदमी है। सोहन पुरुष है। सोहन किसी का पिता है। सोहन भाई है। सोहन मजदूर है। सोहन किसी का शत्रु है। ये सब जाति सूचक शब्द उसके लिए काम में लेते हैं। एक रोज सोहन मर गया। एक रोज सोहन क्या हुआ? मर गया। कारण मरेगा, जाहिर सी बात है भाई, एक रोज मैं भी दुनिया छोड़ जाऊंगा, एक समय ऐसा आएगा, क्योंकि प्रकृति का नियम है, हम मरेंगे, सबके सब जाएंगे, एक रोज तो सबको जाना है। अब आप कहोगे सर दिवाली के दिन ऐसी बातें हो रही है,
ये जीवन का सत्य है। महात्मा बुद्ध ने इसी सत्य की खोज के लिए इतना बड़ा राजपाट त्याग दिया था। बाकी तो जीवन का सच क्या किसी को पता नहीं है, लेकिन ये सच है कि बुढ़ापा आएगा, एक रोज चले जाएंगे, ये संज्ञाएं, ये सर्वनाम संधि समास यही रह जाएगा सब। अब सोवन मर गया क्योंकि अनित्यवाचक है। इसका मतलब क्या हुआ कि सोवन मरने के बाद में सोवन के लिए केवल सोवन मरा है उस घर में, बाकी सोवन शब्द का प्रयोग उसके लिए बंद हो गया। बाकी आदमी, पुरुष, पिता, भाई, मजदूर, शत्रु, ये नाम थोड़ी मरे। आदमी तो प्रयोग में आएगा ना। जैसे घड़ी है मेरे पास में, किस कंपनी की है? टाइटन की है। एक रोज टाइटन कंपनी बंद हो जाएगी, लेकिन घड़ी बंद थोड़ी होगी। घड़ी तो आती रहेगी, टाइटन की नहीं आएगी तो किसी और की आएगी। तो उसी तरह सोवन के मर जाने से आदमी, पुरुष, पिता, भाई, मजदूर, शत्रु, ये नाम थोड़ी बंद होंगे। ये तो मौन के लिए काम आ जाएंगे, कोई और सोवन होगा उसके लिए काम आ जाएंगे, लेकिन सोवन शब्द चला गया, लेकिन ये नाम हमेशा रहेंगे। तो जातिवाचक संज्ञा एक ऐसा शब्द है जो कभी समाप्त नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे आपके पास मोबाइल है, मान लो किसी के पास सैमसंग का होगा, किसी के पास वीवो का होगा, किसी के पास ओप्पो का होगा, कोई आईफोन लेके बैठा होगा। तो मित्रों, आईफोन जब नहीं था तब भी तो फोन शब्द था, जब सैमसंग नहीं था तब भी फोन था, वीवो नहीं था तब भी फोन का तो प्रयोग होता था ना। लेकिन एक समय के बाद हो सकता है वीवो कंपनी बंद हो जाए, तो ऐसा थोड़ी फोन शब्द का इस्तेमाल ही बंद कर देंगे। फोन शब्द का इस्तेमाल तो यूं ही चलेगा, सीधी सी बात है। फोन शब्द का इस्तेमाल तो वैसे ही चलेगा जैसे पहले चलता था। तो सैमसंग बंद हो गया, सैमसंग भूल गए, क्यों? व्यक्तिवाचक है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनित्यवाचक होती है और जातिवाचक संज्ञाएं नित्यवाचक होती है। ओके। दूसरी बात, व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत है और जातिवाचक संज्ञाएं अंत है। जैसे देखिएगा, मैंने लिखा नदी, तीन नाम लिखे, नदी, झील और जिला। ये अंत रूप में, अंत क्या है, अनंत क्या है, देखो समझने की चेष्टा करना विद्यार्थियों। बहुत गहरी बातें सिखा रहा हूं मैं और बता देता हूं। जैसे आपने लिखा गंगा नदी, यमुना नदी, नक्की झील, डल झील, जोधपुर, बांसधनवाड़ा, बांसवाड़ा। अब देखो, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत है। आप गंगा, यमुना, सरस्वती, नदियों के नाम जब लिखना शुरू करोगे ना, बंद नहीं होगा। इतने सारे नाम, और नदी लिखते ही सारी नदियां उसमें आ गई। मैंने बोला नदी, इसका मतलब गंगा, यमुना, सरस्वती, गग्गर वग्गर सारी आ गई इसमें। और गंगा नदी, केवल एक गंगा की बात हो रही है। नदी, नदी अंतिम रूप है, अंत है। अंत का मतलब है जो सबको समेट के अपने अंदर समाहित कर ले। अब आपने लिखा नक्की झील, अपने आप एक का बोध करो और बाकी वाली झीलें बाहर है, लेकिन मैंने सब छोड़ के लिखा झील, सारी झीलें उसमें आ जाएगी, तो ये अंत रूप आ गया। मैंने लिखा जिला, सारे जिले, भारत में 1000 जिले हैं, चाहे जितने जिले, वो सब इसमें आ गए। लेकिन मैंने लिखा जोधपुर जिला, जोधपुर की बात हो रही है। मैंने लिखा बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की बात हो रही है। तो नाम जो है वो अनंत है, कभी खत्म नहीं होंगे। हमारे नाम है बहुत सारे, लेकिन मैंने लिखा पुरुष, हम सब आ गए इसके अंदर, स्त्री, सारी महिलाएं आ गई इसके अंदर। तो अंत और अनंत का मतलब भी आप अच्छे से लेकर डिस्क्राइब करके सीखिएगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञाएं अनंत होती है और जातिवाचक संज्ञाएं अंत रूप में होती है। अंतिम रूप का मतलब होता है उसमें एक में बहुत कुछ आ सकता है और व्यक्तिवाचक में एक ही आता है, इसलिए उसे अंत और अनंत कहा जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट तो आपके पहचानने से लेकर होगा, इसको लेके याद रखिएगा। ओके, क्लियर? चलो थम्स अप के साथ तो बताइएगा कि आगे बढ़े अपन। हाँ ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाते रहना, और ये जानकारियां केवल उत्कर्ष टीचिंग एग्जाम चैनल पर ही मिलेगी। और बता देता हूं,
पहले दिन से वादा किया था, हिंदी के उस गहरे महासागर में ले जाऊंगा जहां पर आपको डूबने पर भी मोती मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, ठीक है। अच्छे से लेके स्क्रीनशॉट ले, फिर आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपको पहले भी मैंने बताया, और अब और अच्छे से लेके कि ये दिवाली खुशियों वाली क्योंकि तैयारी होगी सिलेक्शन वाली। जी हाँ विद्यार्थियों, उत्कर्ष आपकी दिवाली हो या होली हो, हर उस त्योहार को और ज्यादा आनंदमय बना देता है, क्योंकि इस दिवाली भी उत्कर्ष लेके आया आपके लिए मां धमाका ऑफर। और उसमें आखिरी 2 दिन शेष, मात्र कितने दिन, 2 दिन शेष। जिन विद्यार्थियों ने ऑफर का लाभ नहीं उठाया है उनके पास 2 दिन अभी भी पड़े हैं। विद्यार्थियों जाए उत्कर्ष ऐप इंस्टॉल कीजिएगा और सभी कोर्सेज पर अप टू 90% ऑफ 90% तक की छूट। विद्यार्थियों उससे भी महत्वपूर्ण चीज जिसके बारे में हमेशा मैं आपसे बात करता रहता हूं, फ्री टेस्ट सीरीज। जब तक किसी विषय का अभ्यास नहीं करोगे, उसमें बनने वाले प्रश्नों की प्रकृति और प्रवृत्ति पर बात नहीं करोगे, तब तक सिलेक्शन से कोसों दूर रहोगे। इसलिए अभ्यास महत्वपूर्ण चीज है, जरूर कीजिएगा। और उसके साथ दिवाली में धमाका चीज क्या मिल रही है, साथ में 6 महीने की अतिरिक्त वैधता, बोले तो वैलिडिटी मिल रही है। तो विद्यार्थियों लाभ उठाएं इस महा ऑफर का और अपने सपनों के दीप जलाएं, हर दिन दिवाली मनाएं, जुड़े उत्कर्ष के साथ। सा रिपीट करवा देता हूं, हो सकता है आप भावावेश में मेरे साथ बह गए होंगे, तो मैं वापस एक बार टॉपिक में लाता हूं। आ जाऊं, लौट चलें संज्ञा की ओर। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा तुलना के रूप में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। बात नंबर 1 क्लियर था। विवेकानंद, महात्मा गांधी, बिस्मार्क, हरिश्चंद्र, विभीषण आदि। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। क्लियर। यदि जातिवाचक संज्ञा किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए तो व्यक्तिवाचक बन जाती है। एक व्यक्ति के लिए निश्चित काम में आती है तो व्यक्तिवाचक बन जाती है। उसके बाद में प्यारे साथियों आपको सिखाया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्यवाचक होती है। एक समय के साथ में व्यक्ति जो शब्द होता है वो कहीं ना कहीं लुप्त हो जाता है, लेकिन जाति जो है ना वो हमेशा बनी रहेगी। एक रोज मैं भी 100 साल को पा जाऊंगा तो सुनील खोखरिया नाम विलोपित हो जाएगा, लेकिन एक अध्यापक, एक भाई, एक पिता, एक पुत्र कभी समाप्त नहीं होगा, एक शिक्षक बना रहेगा। क्यों? और भी तो प्रयोग होंगे ना, आगे बात समझ में। और व्यक्तिवाचक संज्ञा अनंत होती है, बहुत सारी हो सकती व्यक्तियों के नाम, लेकिन जाति सूचक शब्द अंत रूप में, मतलब अपने को समेटने वाला होता है। ये लेके ध्यान रखना है। आओ अब बात करें आपके मन की कोमल भावनाओं की। अरे बोलो हाँ कि ना, करें क्या? चलो भाववाचक संज्ञा। क्लियर बात? किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, बहुत शानदार टॉपिक है, बड़ा मजा आने वाला है।
भाववाचक संज्ञा कहते हैं किसे? भाव। भाव अमूर्त संज्ञा है, जाति और व्यक्ति मूर्त संज्ञा है। यह भी खोपड़े में कथन लिख लेना। भाव क्या है? अमूर्त है। अमूर्त मतलब दिखती नहीं है, केवल महसूस होते हैं। अरे आप फीलिंग शब्द सुना है ना? बोलते हो नहीं बोलते हो? वो मेरी फीलिंग समझती नहीं है, तो तुम भी तो नहीं समझते ना फीलिंग घर वालों की। समझा करो, वो अपने आप समझ जाएगी। वो क्या, उसका पूरा मोहल्ला समझेगा आपकी फीलिंग को जब आप सफल हो जाओगे, जब आप नौकरी पेशा हो जाओगे। तो फीलिंग्स भाव, और भाव हमेशा अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं? अमूर्त होते हैं। उन्हें स्पर्श नहीं कर सकते, उन्हें नाप तोल नहीं सकते, उन्हें गिना नहीं जा सकता। यह ध्यान रखिएगा। तो आओ रेल बनाते हैं बढ़िया से भावों की। चलो, वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, धर्म या भाव का बोध करवाते हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, ये तो होगी भाव। भाव कौन से हैं? देखिएगा, जैसे सुख, दुख, प्रेम, स्नेह, घृणा, विश्वास, क्रोध, गुस्सा, हया, आलस्य, शर्म, लज्जा, उम्मीद, आशा, प्यास, डर, भय, बुढ़ापा, बचपन, जवानी इत्यादि। उदाहरण इतने नहीं है, खूब उदाहरण लिखाने वाला हूं, जानदार तरीके से लिखाने वाला हूं। चिंता ना करें विद्यार्थियों। मैंने लिखा कि वे संज्ञा शब्द जो किसी व्यक्ति वस्तु के गुण धर्म या भाव का बोध करवाते हो। गुण धर्म का बताओ था, उसकी प्रवृत्ति क्या है मित्रों, प्रकृति नहीं, प्रवृत्ति क्या है, उसका व्यवहार क्या है, वही तो भावना है। मेरी प्रकृति तुम्हारी प्रकृति एक जैसी है, कारण जिससे मैं बना उससे तुम बने हो।
कारण मैं मनुष्य, तुम भी मनुष्य हो, लेकिन प्रवृत्ति में फर्क है, स्वभाव अलग है। मेरा स्वभाव अलग है, तुम्हारा अलग है। हम दोनों की प्रकृति एक, प्रवृत्ति अलग। तो मनुष्य की प्रवृत्ति क्या है, वस्तु की प्रवृत्ति क्या, मनुष्य का। ये जैसे मेरे हाथ में पेन है, ये कैसा है, कोमल कठोर, ये विशेषण है। कोमलता भाव है, कठोरता भाव है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी बात कर रहा हूं। तो देखो, सुख दुख, सुख कभी देखा, सुख को महसूस कर सकते हैं, दुख केवल महसूस कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी कह सकते हैं कि देखो फलाना आदमी जा रहा 7 किलो दुख लेके गया। अरे कह सकते हैं क्या, नहीं ना, फिर आगे बात खोपड़े में आगे ना, बस। प्रेम देखा कभी, केवल महसूस करते हो। स्नेह महसूस करते हो। किसी से घृणा करते हो, कितने किलो घृणा करते हो, कितने लीटर करते हो, कितने मीटर करते हो, बताओ। पॉसिबल है क्या नापना तोलना? नहीं, असंभव। कारण महसूस कर सकते हैं। विश्वास, क्रोध, गुस्सा, हया, हया कहते हैं लज्जा का ही पर्यायवाची है। आलस्य, शर्म, लज्जा, उम्मीद, आशा, प्यास, दया, डर, भय, बुढ़ापा, बचपन, जवानी इत्यादि, ये सब महसूस किए जा सकते हैं। क्या किए जा सकते हैं? महसूस किए जा सकते हैं। इसको लेके हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपके भाव सूचक संज्ञा के बारे में बात हुई है। अब मित्रों, आपके सामने 2 सवाल है। क्या है 2 सवाल, वो सुन लो। हाँ, प्यार भी इसी में आएगा, प्रेम भी इसी में आएगा, स्नेह भी इसी में आएगा, ये ध्यान रखिएगा। 2 सवाल ये है कि आप अभी तो पढ़ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है, वन वे चल रहा है, मैं पढ़ा रहा हूं, तुम पढ़ रहे हो, प्रैक्टिस करो, फिर दिमाग में आए। सर, लड़कियों के लड़कों के बहुत सारे ऐसे नाम होते हैं जो भाव सूचक होते हैं और व्यक्तिवाचक भी होते हैं। जैसे संतोष है, संतोष लड़के लड़की का नाम है। पूजा है, लड़की का नाम है। आशा है, लड़की का नाम है। कल्पना है, लड़की का नाम है। भावना है, लड़की का नाम है। अर्चना है, लड़की का नाम है। श्रद्धा है, लड़की का नाम है। भक्ति है, लड़की का नाम है। प्रेम है, लड़के का नाम है। तो फिर इनमें क्या पढ़े? तो मित्रों याद रखना, जो जो भाव सूचक शब्द है पहले उन्हें हमेशा ही भाव पढ़े। बाकी वाक्य कैसे पूछा जाता सवाल उस पर डिपेंड करेगा। बाकी पहले तो भाव ही होगा। अब ऐसे कहे कि आशा खेल रही है, ऐसे कहे भावना पढ़ रही है, ऐसे कहे श्रद्धा सो रही है, तो ये व्यक्तिवाचक है। बाकी अगर स्वतंत्र पूछता है तो वो नाम हमेशा क्या होंगे, नाम अपने भाववाचक होंगे, ये ध्यान रखिएगा। अब आप लेके एक बात और सुनिएगा कि भाववाचक संज्ञा के 2 रूप होते हैं। संज्ञा के 2 रूप होते हैं। अब आप कहोगे गुरुजी ये कौन सी नई बीमारी लेके आ गए? हाँ भाई, भाववाचक संज्ञा के कितने रूप होते हैं? 2। अब आपके लिए जानकारी नई वाली। नंबर 1, मूल भाववाचक संज्ञाएं। और नंबर 2, यौगिक भाववाचक संज्ञा। बहुत अच्छे से समझना, क्योंकि हर भर्ती परीक्षा में एक सवाल आता है। क्या आता है कि कौन सा भाव किससे बना और कौन सा भाव किससे नहीं बना है। उससे पहले सुन लो मूल भाववाचक संज्ञाएं क्या है।
मूल भाववाचक संज्ञा का तात्पर्य मित्रों जो अपने आप में सदैव भाववाचक ही रहा है, वो किसी के प्रत्यय या उपसर्ग के मेल से नहीं बना है, उसको मूल भाव ही पढ़ा गया। जैसे मैं कुछ भाव लिखता हूं, जैसे सुख, दुख, शर्म, डर, भय, दया, प्यार, आदि। ये किसी के योग से नहीं बने हैं। सुख, दुख, शर्म, डर, भय, दया, प्यार, ऐसे भाव जिसमें कोई प्रत्यय योग नहीं, कोई उपसर्ग योग नहीं, अपने आप में भाव है, इनसे विशेषण बनाएंगे अपन। सुखी, दुखी, शर्मिला, डरावना, भयानक, दयावान, दयालु, प्यारा, ये विशेषण बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये पहले से ही भाव थे हमेशा के लिए। यौगिक भाव का मतलब क्या होता मित्रों? जो किसी प्रत्यय योग से बने हो, जिनमें कुछ ना कुछ जोड़ा गया, भाव नहीं था। ये शब्द मूलतः भाव नहीं थे। जैसे देखिएगा, भलाई, बुराई, चोरी, मानवता, अपनापन, ये सारे भाव लिखे मैंने, लेकिन यह क्या वास्तव में भाव थे? नहीं। भलाई किससे बना? भला से, और भला क्या है? विशेषण है। बुराई किससे बना? बुरा से। चोरी किससे बना? चोर से, चोर जातिवाचक संज्ञा है। मानवता किससे बना? मानव से, जातिवाचक संज्ञा है। ये किससे बना? अपना से। अपना क्या है? सर्वनाम है। इसका मतलब ये वो शब्द है मित्रों जो यौगिक यानी किसी के योग से बने हैं, अपने आप में स्वतंत्र नहीं थे। क्या बने? किसी के योग से बने, अपने आप में क्या नहीं थे? स्वतंत्र नहीं थे, इनका कोई अस्तित्व नहीं था। बोले तो भाववाचक के रूप में इनको नहीं माना गया था, लेकिन भाव हमने इनको बाद में दिए और फिर बनाया भाव, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको लेके याद रखना है। तो मूल भाववाचक संज्ञाएं तो वे होती है जिसमें लेके इस बात को हमेशा याद रखना कि जो किसी के योग से नहीं बनी हो, अपने आप में हमेशा स्वतंत्र रही है, वो तो है कौन सी संज्ञा? आपके मूल भाववाचक। और यौगिक भाव का मतलब क्या होता है मित्रों? अच्छे से लेके याद रख लेना। ऐसा भावसूचक शब्द जो अपने आप में किसका बोध करवाता है? भाववाचक का, लेकिन वो मूल भाव नहीं था, वो किसी के योग से बना था भाव। अब आपको आगे की कक्षा जो रहेगी अपनी, उसमें मैं आपको क्या सिखाऊंगा? भाववाचक संज्ञाएं बनती कैसे हैं। जैसे जातिवाचक से भाव पीछे बनाया हुआ है, विशेषण से भाव पीछे बनाया हुआ है, सर्वनाम से भाव पीछे बनाया हुआ है, क्रिया से भाव बना के बताऊंगा, उसी तरह अव्यय से भाव, यानी 5 प्रकार से आपको भाववाचक संज्ञाएं बनाना सिखाई जाएगी। तो साथियों एक बार अपन 0 से लेके रिपीट कर देते हैं आज की कक्षा को, ताकि आपको लेके कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। हाँ, हाँ भाई देखो, व्यक्ति तुलना के रूप में जाति, समझ में आ गया था। व्यक्ति बहुवचन के रूप में जाति, व्यक्ति उदाहरण के रूप में जाति, जाति किसी व्यक्ति के लिए रूढ़, तो आपके वापस व्यक्ति। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चीज जो मैंने आज की कक्षा के आपके साथ साझा की वो ये थी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्यवाचक होती है और जातिवाचक संज्ञा नित्यवाचक होती है। ये लेके मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है, इसको लेके एक बार अप्लाई कीजिएगा। जो चीजें समाप्त हो जाएगी एक समय के साथ में, वो नित्यवाचक नहीं होती, वो अनित्यवाचक। अनित्य मतलब जो हमेशा नहीं रहेगी, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अनंत और अंत के बारे में फिर पढ़ाया मैंने आपको भाव, और भाव में भाव के 2 रूप है, मूल भाव और यौगिक भाव, ये लेके आपको समझाया। एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर जाइएगा। देखो मित्रों, कमेंट सेक्शन में जाना मुझे पता है थोड़ा सा टफ काम होता है,
लेकिन ये कमेंट सेक्शन हमें एक नई ऊर्जा देता है। और अगर कोई सुझाव भी हो ना तो बड़े सकारात्मक तरीके से लिखा करो। मेरी क्लास की बात नहीं, इवन किसी भी गुरुजन की क्लास में आप जाके एक पॉजिटिव कमेंट लिखा करें, सकारात्मक कोई सुझाव होता जरूर बताएं आप कि सर अगर ये चीज ऐसे और की जाए। मेरे विषय की बात है, आप मेरी कक्षा में भी लिख सकते हो कि सर फलानी कक्षा को लेके ऐसे पढ़ाया जाए, उस सब्जेक्ट को लेके ये किया जाए। तो अगर हमारी टीम को या हमें ठीक लगा कि ये विद्यार्थी के हित में है तो हम उस पर जरूर कुछ ना कुछ विचार चिंतन कुछ करेंगे, क्योंकि उत्कर्ष का ध्येय हमेशा विद्यार्थी हित रहा है। क्योंकि अब सफलता पर होगा केवल मेहनत करने वाले का हक। इसी ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ते हैं। हम चाहते हैं उस गरीब, उस जो है गांव ढाणी तक तबके के विद्यार्थी को पढ़ाई या साधन अभाव में ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे पास अगर कोचिंग के पैसे होते तो मैं कोचिंग कर लेता तो मैं सफल हो जाता। तो इसी मुहिम को हमने आगे बढ़ाया है कि एक विद्यार्थी को फ्री में कैसे पढ़ाया जाए, आराम से लेके बच्चा कैसे लो जो है वो पढ़ सके। तो इसी उद्देश्य को लेकर इस चैनल को हमने जो है स्टार्टअप दिया है। और आप थोड़ा सा जोश बनाए रखें, थोड़ा और इस चैनल को जो है फैलाएं और बढ़िया से लेकर सहयोग रखिएगा। तो सभी विद्यार्थियों को एक बार फिर दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बढ़िया आनंदित, सब कुछ कुशल मंगल, इन्हीं अपेक्षाओं के साथ मैं लेता हूं तुमसे विदा। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मुलाकात होगी उत्कर्ष के इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक के लिए स्टे ट्यून उत्कर्ष क्लासेस। लव यू ऑल। धन्यवाद।